हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो ये जो जनरल साइंस का 1000 एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे थे जो आरआरबी जेईई 2019 में पूछे गए थे। अब तक इसमें हम लोग 7 एपिसोड कर चुके हैं, 8वां एपिसोड ये लगने जा रहा है। और ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आरआरबी से रिलेटेड, चाहे वो एएलपी हो, जेईई हो, टेक्नीशियन हो या फिर एनटीपीसी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ये आपका बाइलिंगुअल चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको जिसमें भी अच्छा लगे आप उसमें प्रेफर कर सकते हो। तो ठीक है, चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 400 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे, उसके आगे हमको बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एन aqueous solution turns red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solutions would reverse the change? तो एक द्रव्य विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो निम्न में से किसकी अतिरिक्त वृद्धि इस परिवर्तन को उल्टा करेगी? तो ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आपसे ऐसा पूछे कि कोई लिटमस पेपर है वो नीले से लाल में कन्वर्ट हो रहा है या लाल से नीले में, तो सोल्यूशन कैसा है, इसको याद करने का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। नीला अंबर, नीला अंबर। यहाँ पर आपको इससे ये याद करना था, नी से ये जो नी है इसका मतलब नीला, और ये जो लास्ट में ला है इसका मतलब लाल, और ये जो अंबर है इसको आप रिलेट करना अंबर को अम्ल से। ठीक है, बस याद करने के लिए। तो जब भी नीले से लिटमस पेपर लाल में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो एसिड है, अम्ल है। और ये जो सोल्यूशन आपको दिख रहा है एसिड, यहाँ पर तो ये नीले से लाल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वहीं पर अगर आपको एक ये याद है तो दूसरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका क्षार होगा, जो बेस होगा, उसमें क्या होगा, लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमको जो क्वेश्चन है पूछा है कि लाल लिटमस विलयन नीला हो जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है वो क्या है, बेस है। अब इनमें से कह रहा है किसकी अतिरिक्त अतिरिक्त वृद्धि, यानी किसको हम और भी एक्सेस अमाउंट में ऐड करें इस क्षार में, जिससे कि ये जो आपका लिटमस है वो रिवर्स हो जाए, यानी ये नीले से लाल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमको यहाँ पर एसिड मिलाना होगा, और आपको दिख रहा है कि इसमें केवल आपका यही एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको मिलाने से ये पूरा सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और ये नीले से लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रिंग वॉर्म? इनमें से कौन दाद यानी रिंग वॉर्म का कारण है? तो ये आपका फंगल डिजीज है, फंगस से होने वाला रोग है। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में कवक कहते हैं। तो दाद का कारण कौन बनते हैं? कवक। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो चाहे वो आपका सॉलिड हो, ठोस हो, या फिर लिक्विड हो, या फिर गैस हो, कोई भी हो, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती ही है। तो इंक्रीज यानी कि यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, व्हाट कॉजेज डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का कारक क्या है? जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं इनका जो डीकम्पोजिशन होता है वो किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। राइट, जीवाणुओं की वजह से होता है। पहला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मासेस इन द यूनिवर्स, स्पेशली द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मास फॉर बॉडीज नियर इट्स सरफेस इज कॉल्ड। तो ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच का आकर्षण बल, विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास के पिंडों के लिए पृथ्वी के द्रव्यमान के आकर्षण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देखिए, अगर आपका पूछे पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये आपका कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, लेकिन आपको एक और टर्म याद रखना होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। राइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर सिंपली हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। जब ये चीज हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसमें स्पेशली होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से कितना अट्रैक्टेड है, मतलब इस पे अर्थ द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसको हम लोग कह देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम लोग सिंपली स्मॉल जी से डिनोट कर देते हैं। जबकि जो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट कर देते हैं। ये जो आपका कैपिटल जी है, ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप अर्थ पे रहो, चाहे आप चंद्रमा पर रहो, चाहे जहां भी रहो। लेकिन ये जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, स्मॉल जी, ये आपका हर जगह यानी प्लेस टू प्लेस चेंज करता रहता है। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखना होगा। बाकी तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा था पूरे यूनिवर्स में,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, कांस्य डैश का मिश्र धातु है। तो एक आप ध्यान में रखना ब्रॉन्ज और एक आप ध्यान में रखना ब्रॉस, ठीक है, दोनों एक ही तरह से हैं। और ये जो ब्रांच है ये किसका एलॉय है, तो ये कॉपर और टीन का, राइट, कॉपर और टीन का। लेकिन जो ब्रॉस है ये कॉपर और जिंक का एलॉय है। ये काफी फेमस क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों का आपको ध्यान में रखना है। आगे है व्हाट इज रिड्यूस्ड बाय ल्यूब्रिकेंट, तो स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है। अब देखिए स्नेहक, ये जो लिब्रिकेंट है इसके द्वारा हम लोग फ्रिक्शन को कम करते हैं। और फ्रिक्शन कब होता है, जब दो सरफेसेस के बीच इरेगुलरिटीज आ जाती है। तो द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, इसको कम करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, सतहों की अनियमितताओं का अंतःपाश करने के लिए हम स्नेहक का यूज करते हैं, लिब्रिकेंट का यूज करते हैं। तो डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है व्हाट इज द वैली यानी लोअर पोर्शन ऑफ अ साउंड वेव कॉल्ड, तो ध्वनि तरंग की घाटी यानी सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है। तो ये जो आपका सबसे निचला भाग है इस साउंड वेव का, जो साउंड वेव आपका बन रहा है, इसमें जो सबसे ऊपरी भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, है ना। और जो सबसे निचला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोअर पोर्शन पूछा हुआ है तो डी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में इसे गर्त कहते हैं। और ये जो लगातार दो क्रस्ट पड़ रहे हैं इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि यहीं पर आप क्रेस्ट से इस दूसरे क्रेस्ट के बीच का आप डिस्टेंस देखो, ये किसी भी इस पॉइंट पर भी आप ले सकते हो, लेकिन ये आइडेंटिकल पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर है तो आप ऐसे नीचे आओ, देखो कहाँ पर ये साइकिल फिर से रिपीट हो रही है, तो ऐसे आते 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 अगर आप यहाँ पर आते हो फिर से, तो फिर से यहाँ पर देखिए वही चीज रिपीट हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये आपका क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिलहाल में जो लोअर पोर्शन था इसे हम ट्रफ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, तो इनमें से कह रहा है कौन सा नहीं बढ़ता है, कौन सा इंक्रीज नहीं होता है। अब आप जैसे ही पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ ग्रुप वाइज नीचे की तरफ जाते हो तो आप देखोगे कि एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्यों एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स जितने ही बढ़ेंगे उतना ही एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा एलिमेंट्स का। तो ये दोनों तो इंक्रीज होगा। अब आपको पता है कि जितना साइज बढ़ेगा उतना ही जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर न्यूक्लियस द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये आसानी से फ्री हो सकते हैं, इनको फ्री करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जितना ही इजिली कोई भी आप एटम से इलेक्ट्रॉन्स को इजिली फ्री कर पाते हो वो उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, उतना ही वो अच्छा कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पर क्या होगा, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए जो एनर्जी है वो कम जरूरत पड़ रही है, तो ये मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेंगे जितना आप नीचे जाओगे पीरियोडिक टेबल में। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज हो ही रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो बचा हमारा जो वैलेंसी, ये आपका क्या होता है, डिक्रीज भी नहीं होता बल्कि ये आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, जैसे पहला ही जो आपका ग्रुप है जिसमें आपका हाइड्रोजन तो मान लो छोड़ दो क्योंकि ये इसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, बट ठीक है पहले ही ग्रुप में इसको रखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी हमारा चल रहा है। बट यहाँ पर हलीना करब जो कसफर है आपका, हलीना करब कसफर, तो इसमें जो आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम है, इनकी जो वैलेंसी है सबकी क्या होती है, सेम होती है। यानी ये कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होता है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आउटर मोस्ट में सबके एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर डी आंसर हमारा करेक्ट है जो कि चेंज ही नहीं होता, तो बढ़ेगा कैसे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन सिलेस्टियल बॉडीज, तो खगोलीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरी की माप की इकाई क्या है। ये आपका जो खगोलीय पिंडों के बीच बहुत ज्यादा लंबी दूरी की माप है, इसको हम लोग लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। बचपन में हम लोग बहुत पढ़े इसको और वहां पर हमको यही सिखाया जाता था कि यहाँ पर ईयर्स यानी वर्ष लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइम का यूनिट है बल्कि ये आपका डिस्टेंस, ठीक है, दूरी मापने का यूनिट है। लाइट ईयर यानी कि बहुत बड़ी बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। आगे है व्हाई डज डिस्पर्शन अकर्स व्हेन व्हाइट लाइट विच इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स
passes through a glass prism। तो जब सफेद प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो विक्षेपण क्या क्यों होता है। अब देखिए ये जो व्हाइट लाइट है ये प्रिज्म से जब गुजरता है तो 7 कलर में जो डिवाइड होता है 7 कलर में डिवाइड होता है, इसका डिस्पर्शन क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि आप देख रहे हो कि ये रेयरर से पहले डेंसर में जा रहा है और डेंसर से रेयरर में आ रहा है। और आपको पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर या फिर रेयरर से डेंसर में आती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड कम या अधिक होती है। अगर रेयरर से वो डेंसर में जा रहा है तो स्पीड कम होगी, डेंसर से रेयरर में जाता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि इनका डिस्पर्शन हो जाता है। ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उससे, तो अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो उसकी तरफ झुक जाती है, जबकि डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो इस परपेंडिकुलर से यानी इस नॉर्मल से ये दूर की तरफ भागती हैं। तो यही वजह है इनके डिस्पर्शन का। तो यहाँ पर आप देख लो 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, राइट। तो इनकी स्पीड जो होती है वो अलग अलग होती है। इस वजह से ये जो लाइट रेज हैं वो डिस्पर्स कर जाते हैं जब ये पास होते हैं ग्लास प्रिज्म से। आगे है विच ऑफ दीज इज नॉट अ ब्लड ग्रुप, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो जाएगा, आपका डी आंसर हमारा करेक्ट है। ये आपका ब्लड ग्रुप नहीं है, बाकी सब हैं। Which of the following laws states that electric current I flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its end provides its temperature remains constant। तो ये क्या बताता है आपका, सिंपली ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के, किसी भी सर्किट में। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी जो है वो चेंज हो सकती है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के कुछ और भी यहाँ पर कांस्टेंट्स आ सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो वी की प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो ये आपका क्या हो जाता है, सिंपली आई इंटू आर, यानी कि ये आर जो है वो आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है वो रो एल बाई ए होता है, राइट। जिसमें ये जो रेजिस्टेंस है वो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के जो भी वायर है उसके लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये ओम्स लॉ है, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फिर ये रेजिस्टेंस भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, राइट। इसी वजह से फिर ये आपका जो रिलेशन है वो सही नहीं रह जाता है। हो सकता है कि ऐसे टाइम पर पहले आप जो ग्राफ देख रहे थे वी और आई के बीच वैसे सीधे था, प्रोपोर्शनल था, मतलब जैसे जैसे आप यहाँ पर वी को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका आई बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट नहीं रखा तो वो कुछ ग्राफ इस तरीके से भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, राइट। आगे है विच ऑफ दीज इज अ ट्रेस एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक लेस तत्व है। ट्रेस एलिमेंट का मतलब सबसे लेस ट्रेस एलिमेंट का मतलब जो हमारी बॉडी में सबसे कम मात्रा में जरूरत होती है जिसकी। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नीज है ये आपका एक ट्रेस एलिमेंट है। एक आपका जैसे होता है ना मैक्रो, एक आपका मैक्रो, एक आपका माइक्रो, एक आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उससे भी कहीं कम ये है आपका ट्रेस एलिमेंट जिसकी जरूरत हमारे शरीर में बहुत ही कम होती है। तो पोटेशियम की होती है, सोडियम की होती है, मैग्नीशियम की होती है, लेकिन मैग्नीज की जरूरत हमारे शरीर में बहुत ही कम होती है। तो ये एक ट्रेस एलिमेंट है, राइट। बी आंसर हमारा करेक्ट है, मैग्नीज। आगे है विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाई आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस टू कंट्रोल डायबिटीज मेलिटस। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये किसका हिस्सा है, तो ये आपके पैनक्रियाज का यानी अग्नाशय का है ना। और ये पैनक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसमें भी जो बीटा सेल होता है वो क्या रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारे शरीर में जो एक्सेस, ठीक है, ध्यान रहे, एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको उसको ग्लूकागन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकागन में कन्वर्ट करता है ताकि आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल कर सके, ज्यादा ग्लूकोज न बढ़े। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ही इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है बीटा सेल के द्वारा, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का एक सेल है। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाज में, हमारे हमारे अग्नाशय में। आगे है विच एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन है, तो अभी जो हम लोग फिलहाल में यूज कर रहे हैं इसका जो पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। सी आंसर हमारा करेक्ट है। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज मल्टी कलर्ड लीव्स,
इनमें से किस पौधे में बहुरंगीय पत्तियां होती हैं? तो ये वैसे तो काफी सारे पौधों में होते हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में जो आपका मल्टी कलर्ड लीव्स जिनकी होती हैं वो आपका क्रोटॉन है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। ये आपका कुछ इस तरीके का क्रोटॉन का पौधा है जिसकी जो पत्तियां होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर? गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या होती है? तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, चाहे वो आपका कॉनकेव हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में ये आपका जो प्रिंसिपल होता है, जो यूज होता है, कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो भी लाइट रेज हम यहाँ पर छोड़ते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती है इस मिरर से, राइट। पैरेलल आने वाली रे फोकस से, और फोकस से होकर के जाने वाली रे पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है, प्रकाश के परावर्तन पे। द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज, ऋणात्मक आवेशित आयन को किसके रूप में जाना जाता है? तो हिंदी में तो डायरेक्ट दिख रहा है, ऋणायन के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर भी आपका जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है इसको हम लोग एनायन, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रोडक्टिव सेल? अब इनमें से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? जो आप देख रहे हो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, गैमेट्स, इनमें ये जो गैमेट्स, ये जो गैमेट है, युग्मक हिंदी में कहते हैं, ये आपका एक रिप्रोडक्टिव सेल है। अगर हम मेल में बात करें, ठीक है, अगर हम मेल में बात करें तो ये जो गैमेट है ये स्पर्म के रूप में होता है ना, स्पर्म। और फीमेल में अगर हम बात करें, फीमेल में यही चीज बात करें तो ये एग, ठीक है। अब इन्हीं का जब फ्यूजन होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन। इससे फिर क्या बनता है आपका जाइगोट, राइट। तो यहाँ पर आपका जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो क्या है, गैमेट। बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस। तो जल में अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्या उत्पन्न करते हैं? किसी भी आप सॉल्यूशन में या वाटर के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब उसमें कोई आयंस बनेगा। फिलहाल में यहाँ पर हमसे पूछा है एसिडिक सॉल्यूशन का, तो आपको पता है एसिडिक सॉल्यूशन कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की वजह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर आप प्योर वाटर देखते हो तो प्योर वाटर में आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, राइट। जैसे कि जो बारिश का पानी होता है या फिर जो एसी होता है, एसी से जो बाहर पानी निकलता है वो भी प्योर वाटर होता है, ठीक है ना। तो ये जो पानी होते हैं इनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता है क्योंकि इनमें कोई आयंस नहीं बने होते हैं। जब कोई आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी इसमें। वही है यहाँ पर, अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है तो हाइड्रोजन आयन देता है जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी बिकॉज, ये जो बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो इनमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन देम हैव फिक्स्ड एनर्जी, राइट। उनके इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है। एक्चुअली जो रदरफोर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड साहब का मॉडल था, उन्हीं को बस ये बोर साहब आकर के मॉडिफाई किए थे। वो ये नहीं समझा पाए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पर एटम है, एटम में जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक शेल में है। ये नहीं समझा पाए थे कि किसी एक शेल में है और उनकी एक फिक्स एनर्जी है, राइट। लेकिन यही चीज आकर के बोर साहब समझा करके गए कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, इनके ये अलग अलग शेल में होते हैं और उन अलग अलग शेल्स की एक फिक्स एनर्जी होती है। तो यहाँ पर डी आंसर हमारा करेक्ट है कि इसी वजह से बोर्स ऑर्बिट यानी कि बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि इनमें फिक्स एनर्जी होती है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी फिक्स होती है, राइट। आगे है विच ऑफ दीज इज यूज टू ब्रेक द सर्किट आर टू क्लोज द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सिंपल सी बात है, इनमें से किसका उपयोग परिपथ को तोड़ने या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है, यानी ओपन या क्लोज करने के लिए किया जाता है? तो दिख रहा है आपको कि स्विच का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट या परिपथ को ओपन या क्लोज करने के काम में लेते हैं, राइट। स्विच हमारा करेक्ट आंसर है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन श्योर मिल्क, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है खट्टे दूध में? लैक्टिक एसिड। अब देखिए, आपने पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड, मैंने ही बताया था आपको कि लैक्टिक एसिड आपके शरीर में थकान का कारण भी बनती है, और ये तब बनता है लैक्टिक एसिड जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं,
दौड़ रहे होते हैं, तब ऑक्सीजन हम सही से नहीं ले पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, ऐसे केस में हमारे शरीर में ये लैक्टिक एसिड जमा होता रहता है, राइट। वहां पर ये जो लैक्टिक एसिड है वो थकान का कारण बनता था, लेकिन यहाँ पर भी आपको लैक्टिक एसिड मिल रहा है खट्टे दूध में, तो इसको भी थकान का कारण बनना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो ये लैक्टिक एसिड है ये थकान का कारण नहीं बनती है, बल्कि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड बन रहा है ये फर्मेंटेशन से बन रहा है, किण्वन से बन रहा है, और यहाँ पर जो बन रहा है वो आपका जो ग्लूकोज है, राइट, वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। हालांकि वहां भी फर्मेंटेशन ही होता है, बट वहां पर जो लैक्टिक एसिड बनती है वो थकान का कारण बनती है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनती है, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। ये डी आंसर हमारा करेक्ट है, लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। आगे है द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 रिप्रेजेंट्स अ। पीएच मान 7 से 14 तक वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इतना आसान सा सवाल है ये आपका, हाँ, इसमें आपका कंसंट्रेशन वाइज पूछ दिया है कि इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, ये 7 से 14, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है, फिर बेस हो जाता है। और आपको पता है कि क्षार जो होता है वो OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो जितना ज़्यादा आपका पीएच वैल्यू होगा, राइट, यानी 7 से अधिक जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे है इफ अ पर्सन वेट 66 न्यूटन ऑन द अर्थ, हाउ मच इज हिज वेट ऑन द मून? यदि पृथ्वी पर किसी का भार 66 न्यूटन है, तब चांद पर उसका भार कितना होगा? तो ये काफी आसान सा सवाल है, इसको तो आपको डायरेक्ट ऐसे टिक कर देना चाहिए, 11 न्यूटन। कैसे? ये आपका जो वेट दिया गया है, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में जो वेट होता है वो और कुछ नहीं बल्कि एक फोर्स होता है, और इसका यूनिट न्यूटन होता है। ये आपको दिया गया है 66 न्यूटन, ठीक है। F इजिकल्स टू होता है ना m/g, जहां पर m क्या है, मास है, और ये कहीं भी चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अर्थ पे है फिलहाल में, तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, अर्थ पर कुछ और, कहीं पर कुछ और। तो हमको पूछा गया है कि अर्थ पर 66 न्यूटन है ये जो वेट है, इसका मतलब ये जो mge की वैल्यू है वो 66 है। बट जब ये चंद्रमा पर, ये पर्सन चंद्रमा पर होगा तब क्या होगा इसका वेट? तो चंद्रमा पर जो जीई की वैल्यू है वो 1/6 हो जाती है इस अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो आप देख लो, यहाँ पर आप लिखो जो नया आप निकालना चाहते हो फोर्स अब मून पर, वो कितना हो जाएगा? ये m मास तो वही रहेगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 हो जाएगी किसकी? जो अर्थ पर थी ग्रेविटी। तो ये mge/6 हो जाएगा, और mge की वैल्यू आप अभी अभी देख रहे हो यहाँ पर कितना है, 66, यहाँ पर 66 और नीचे 6, तो ये मिला करके आपका 11 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर इसका वेट। तो ये बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस एफ फ्रॉम द पोल पी ऑफ द स्फेरिकल मिरर कॉल्ड? तो ये भी आसान सा एकदम सवाल है। स्फेरिकल मिरर, चाहे वो आपका कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस, पोल से इसके फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये आपका कहलाता है फोकल लेंथ, राइट। तो ये बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट काज्ड ड्यू टू दिस? तो जीवाश्म ईंधन को अगर आप जलाते हो तो इससे जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये सी आंसर हमारा करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस मेनली आपको देखने को मिलती है? जैसे आपका मेथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, है ना, जिसको हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, राइट, लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो ये जो आपको गैसेस दिख रही हैं ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो कि अच्छा भी हो सकती हैं और खराब भी हो सकती हैं। दोनों इफेक्ट हमको देखने को मिलता है इसका, एक अच्छा वाला भी, एक खराब वाला भी। फिलहाल में अगर आप जीवाश्म ईंधन को जलाते हो तो इससे हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज द, शरीर की सबसे लंबी हड्डी इनमें से कौन है? तो ये फीमर है। हिंदी में पता नहीं क्या लिखा गया है, नितम बदस्ती, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो हिंदी में भी आप देख लो एक बार। बट वही ना, कहीं कहीं पर हिंदी इतना आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है, जबकि इंग्लिश अच्छा लगता है। कहीं कहीं पर हिंदी थोड़ा अच्छा सिंपल होता है, इंग्लिश थोड़ा खतरनाक होता है। तो जिसमें आपको प्रेफर करना है वो तो आप कर ही सकते हो। आगे है वैलेंस सेल इज द डैश सेल ऑफ एवरी एलिमेंट। संयोजक कक्ष हर तत्व का
डैश कक्ष होता है, तो वैलेंस शेल को हम लोग आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, राइट। आउटर मोस्ट यानी बाह्यतम कक्ष कहते हैं। बी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन वियर रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। तो क्या ये बच्चों जैसा सवाल है सारे के सारे कि बिजली के स्विच की मरम्मत करने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को रबर के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बिजली के झटके से बचने के लिए। ये आंसर हमारा करेक्ट है। विच ग्रीक लेटर डिनोट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेवलेंथ को क्या, वेवलेंथ को कैसे डिनोट किया जाता है, लेमडा। जो भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका जो वेव है, साउंड वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें ये जो आपका क्रेस्ट वाला पोर्शन है, लगातार जो दो क्रेस्ट हैं इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमडा, वेवलेंथ। ठीक है, लेमडा से डिनोट करते हैं। ये डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस डिपेंड्स। तो कोई दो फैक्टर बताइए जिसपे हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसका टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हुआ है वो डिपेंड करता है। तो ये हमको बताता है किसी भी एप्लियंसेस का, किसी भी उपकरण का जो रेटिंग होता है, पावर रेटिंग, और साथ ही साथ हम उसे कितना टाइम तक यूज करते हैं, तभी हमको पता चल पाएगा कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम किया है। अगर आप टाइम को नहीं देखते हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप रेटिंग देख लिए, जो भी रेटिंग लिखा है उससे बता सकते हो, लेकिन वो तो एक ऊपर ऊपर से चीज हुआ कि ये रेटिंग आप देख करके बता रहे हो। अगर आपको सच में टेस्ट करना है तो आपको ये देखना होगा कि आप कितने टाइम तक उसको यूज कर रहे हो। फिलहाल में ये ए आंसर हमारा करेक्ट है कि किसी भी उपकरण का अगर हमको देखना है कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उसका हमको रेटिंग, साथ ही साथ कितना टाइम तक उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ये दोनों देखना होगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इनमें से कौन सा एक नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये देखिए, ब्रोमीन, हाइड्रोजन या फास्फोरस और ग्रेफाइट सारे के सारे ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये जो ग्रेफाइट है ये आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि इसमें जो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रहता है, और जबकि कार्बन में टोटल इसके आउटर मोस्ट में आप देखोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, फ्री होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री होता है इसको हम लोग कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, फ्लो होने का चांस पूरा पूरा रहता है। यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट है इसको हम कह सकते हैं कि ये एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है कि वाई डज अ मशीन अप्लाई ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ बाइसिकल और अ मोटर। तो कोई मैकेनिक साइकिल, यहाँ पर वाई डज अ मैकेनिक, मैंने मशीन पढ़ दिया था, तो कोई भी मैकेनिक साइकिल या फिर मोटर के चलने वाले भागों के बीच तेल को क्यों लगाता है, बीच तेल क्यों लगाता है। तो सिंपली आसान सा सवाल है, एज अ ल्यूब्रिकेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने के लिए या स्नेहक के रूप में ये लगाता है, राइट। आगे है कि व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट। इंसुलिन किसे नियंत्रित करता है, तो अभी हमने देखा था कि ये हमारे ब्लड में शुगर को, राइट, शुगर को या शर्करा को नियंत्रित करता है। यानी ये आपका क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है, अभी हमने देखा था ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर ये बहुत ज्यादा कंट्रोल कर गया, इतना ज्यादा कंट्रोल करने लगा कि ग्लूकोज की कमी होने लगी, तो वापस से इसको फिर से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये ग्लूकागन कन्वर्ट करता है, ग्लूकागन। ये जो आपका ग्लूकागन है ये किससे रिलीज होता है, ये भी आपका हार्मोन है। ये हार्मोन रिलीज होता है अल्फा सेल से, जो अभी आपने देखा था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसकी अल्फा सेल से। जबकि ये जो इंसुलिन है ये किससे सीक्रेट होता है हार्मोन, तो ये आपका बीटा सेल से होता है, जो आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसके बीटा सेल से। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है द स्मेल ऑफ परफ्यूम रिचेज आवर नोज क्विकली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। तो परफ्यूम की गंध किस प्रक्रिया के कारण हमारी नाक तक जल्दी पहुंचती है, तो ये डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण होता है। विसरण बोले तो कोई भी पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो ऐसे केस में हम इसे कह देते हैं कि ये इसका डिफ्यूजन हो रहा है, विसरण हो रहा है, राइट। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। विसरण के कारण जो परफ्यूम की गंध है ये हमारी नाक तक जल्दी पहुंचती है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस
हार्डेंस बाई, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके कारण कठोर होता है? तो क्या इसमें हम पानी देते हैं तब कठोर होता है, यानी कंबाइनिंग विथ वाटर, या फिर पानी निकाल देते हैं तब कठोर होता है, या फिर गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर चेंजिंग इनटू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट? तो देखिए ये आपका होता है कंबाइनिंग विथ वाटर। जैसे हम इसमें पानी मिलाते हैं, ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम कैसे लिखते हैं? CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में। जैसे इसमें हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, लेकिन इतना पानी डालते हैं कितना? 3/2। जब ये इतना अमाउंट ऑफ पानी डालते हैं तब ये आपका बन जाता है जिप्सम, CaSO4 डॉट 2H2O, है ना। देखिए यहाँ पर आपका हाफ H2O था, यहाँ पर आपका 2H2O हो गया, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, ये आपका जिप्सम है। ये आपका क्या है? जिप्सम। और ये जो जिप्सम है, इसका जो मास होता है इससे अधिक होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। जब आप घर पे लाते हो, जब इसमें पानी मिलाते हो, तो ये जिप्सम बन जाता है, जो कि दीवालों के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, घरों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कंबाइनिंग विथ वाटर, इसकी वजह से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आगे है द यूनिट ऑफ जूल पर कुलाम्ब इज। तो जूल पर कुलाम्ब, इसका मतलब है कि ये जूल का मतलब वर्क है ना, वर्क का जो यूनिट हो गया जूल, और कुलाम्ब का मतलब हो गया चार्ज। ये आपका होता है वोल्टेज। V इज इक्वल्स टू W/Q। तो सी आंसर हमारा करेक्ट है, ये आपका क्या है? वोल्ट, V। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? तो यहाँ पर सीधे सीधे पूछा है कि एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज, यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो ये जेम्स चैडविक ने। डी आंसर हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गैस का आपको रासायनिक प्रतीक बताना है, नाइट्रोजन का नहीं। तो नाइट्रोजन जो गैस होता है ये डाई एटॉमिक होता है, यहाँ पर N2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी कि नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम होते हैं, तब ये अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। तो N2 ये नाइट्रोजन के लिए एक केमिकल सिंबल होगा। कैटारेक्ट इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स द। मोतियाबिंद एक रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो ये आंखों की बीमारी है। ये बी आंसर हमारा करेक्ट है। MnO2 प्लस 4HCl ये बनाता है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। सो ये किसका एग्जाम्पल है? अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। MnO2 से बन रहा है MnCl2, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन इस मैग्नीज को छोड़ करके चला जा रहा है, और ऑक्सीजन का चला जाना, ठीक है, छोड़ करके, ये रिडक्शन को बताता है। और अगर हाइड्रोजन छोड़ करके चला जा रहा है तो ये ऑक्सीडेशन को बताता है। ठीक उल्टा होते हैं दोनों के दोनों। मतलब अगर ऑक्सीजन किसी चीज में आ रहा है, किसी के साथ लग रहा है, तो वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन वहीं पर हाइड्रोजन आएगा, किसी के साथ लगेगा, तो वो आपका रिडक्शन कहलाएगा, राइट। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस मैग्नीज के साथ आप देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से छोड़ करके जा रहा है, तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपका HCl है, ये जो HCl है जिसमें जो क्लोरीन है, इसको हाइड्रोजन छोड़ करके जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो इसमें दोनों आपका चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। डी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है विच क्रिएचर ग्रोज अगेन आफ्टर इट इज कट इनटू हाफ? आधे में कट जाने के बाद कौन सा जीव पुनः बढ़ता है? तो ये होता है अर्थ वॉर्म, केचुआ। केचुआ अगर आप एक बार कट भी जाता है तो दोबारा दोबारा यह पुनः बढ़ जाता है। ये अक्सर करके बरसात में, छोटे जब हम थे तो हम देखते भी थे। आगे है ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डैश टाइप ऑफ टिश्यू? रक्त एक प्रकार के ऊतक का उदाहरण है। तो किस प्रकार की ये ऊतक का उदाहरण है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। डी आंसर हमारा करेक्ट है। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो ये आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसी को हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। तो ये आपका है बेकिंग सोडा। देखिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम लोग बाई कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो बाई में भी ब आ रहा है और बेकिंग सोडा में भी ब आ रहा है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो याद करने के लिए कि बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और वहीं पर जो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, ये आपका वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। मेनली इसी में कंफ्यूजन होता है, वॉशिंग सोडा और ये जो आपका बेकिंग सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा में बी आ रहा है, बाई बी आ रहा है बेकिंग सोडा में, और यहाँ पर बाई में भी बी आ रहा है।
तो ये दोनों जो फार्मूला है वो आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे है कि विच विटामिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी के उपचार के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो ये विटामिन सी का यूज किया जाता है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह के साथ एक 4 कार्बन यौगिक है। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ये कीटोन का, देखिए यहाँ पर लास्ट में ओ एन ई आ रहा है, और ब्यूट का मतलब तो ये पहले ही बोल दिया है 4 कार्बन कंपाउंड, है ना। ब्यूट का मतलब क्या होता है कि 4 कार्बन के कंपाउंड होंगे, और यहाँ पर है ओन, ओन का मतलब हो गया ये कीटोन ग्रुप से है, और कीटोन को हम लोग लिखते हैं आर, सी पे डबल बॉन्ड ओ आर, यानी कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर टोटल 4 कार्बन एटम होते हैं। ये आपका लास्ट में अगर ओन दिखे तो ये कीटोन ग्रुप का होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप का। बी आंसर हमारा करेक्ट है। व्हाट काजेज हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगने लगता है। तो ये आपका रेबीज वायरस के कारण होता है, रेबीज विषाणु के कारण। ये कब होता है? किसी ऐसे जानवर के काटने से जो पहले से ही रेबीज से संक्रमित हो, जैसे आपका कुत्ता के काटने से या फिर बंदर के काटने से भी, लेकिन शर्त यह है कि वो जो कुत्ता है या बंदर है वो पहले से रेबीज से संक्रमित होना चाहिए। व्हाट इज एक्यूपंक्चर, तो एक्यूपंक्चर ये क्या है? ये आपका चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है, राइट, एंशिएंट चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पहला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। आगे है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, त्वचीय श्वसन किसमें होता है? ये जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है ये होता है केचुए में, अर्थवॉर्म में। ये आंसर हमारा करेक्ट है। इसमें जो श्वसन होता है वो त्वचा के द्वारा होता है, जबकि फिश में आप जानते हो मछलियों में गिल्स के थ्रू होता है, और मैन या फिर बर्ड्स में ये जो श्वसन है वो लंग्स के थ्रू होता है, राइट। तो ये आपका गिल्स और ये आपका लंग्स, लेकिन जो अर्थवॉर्म है इसमें त्वचा द्वारा श्वसन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एल्कली मेटल, अब इनमें से कौन सी पहली क्षारीय धातु है? क्षारीय धातु कौन होते हैं? जो पहले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, राइट, और दूसरे जो ग्रुप के होते हैं उनको एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। तो इसमें आपका क्या क्या आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, हली ना करब, सल्फर, ये जितने भी आपके हैं क्या है? एल्कली मेटल्स हैं। तो कौन सी पहली क्षारीय धातु पूछा है? पहली क्षारीय धातु इनमें से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा सिंपली, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये आपका मेटल में नहीं कंसीडर किया जाता है, तो ये आपका लिथियम हो जाएगा, राइट। ये आंसर हमारा करेक्ट है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव इज 0.02 सेकेंड्स देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, अगर ध्वनि तरंग की समयावधि 0.02 सेकेंड है, राइट, टाइम अगर 0.02 सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? ये देखिए आप, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सिंपली जस्ट इनवर्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के। तो अगर हमको ये दे ही दिया है, क्या दे दिया है हमको? टाइम पीरियड यानी टी की वैल्यू दे दिया है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/0.02। तो अब देख लो सिंपली, ये आपका हो जाएगा 50 हर्ट्स, राइट। यहाँ पर पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते हो तो यहाँ पर आएगा, एक जीरो बढ़ाते हो तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये 50 हो जाएगा, राइट। आगे है विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से जो शुरू होती है, हमारे शरीर में जो हमारे माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाकर के खत्म होती है, राइट, एनस तक जाकर के खत्म होती है, इसमें इसमें जो सबसे लंबा ऑर्गन होता है, लॉन्गेस्ट ऑर्गन, वो कौन होता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत। पूरा एलिमेंट्री कैनाल इसका लेंथ 9 मीटर होता है, लगभग 9 मीटर, लेकिन इसमें जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो ऐसे क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, ऐसे ही दिखने में आपको बहुत ज्यादा लगता है, हालांकि ये पतली जरूर होती है लेकिन बहुत ही लंबा होती है। इस पूरे 9 मीटर में 6 मीटर अकेले आपका केवल स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होता है, डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ये लगभग यहीं पर लगा होता है, जो स्टमक होता है जस्ट उसके बाद जब ये कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वहीं पर पहला जो आपका पार्ट होता है जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा पाचन होता है। आगे है विच टिश्यू एक्ट्स एज फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर बॉडी फ्रॉम एनी फिजिकल और केमिकल डैमेज, तो कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से
शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है, तो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है। बी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट। एपिथेलियल टिश्यू ये हमारा कह रहा है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होता है बॉडी के लिए। एपिथेलियल टिश्यू आप ध्यान में रखेंगे। आगे है विच ऑफ दीज डिजीज इज कम्युनिकेबल, इनमें से कौन सा एक संचरणीय रोग है, यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है ना, यानी संचरण कर सकता है। प्लेग, हाइपरटेंशन, कैंसर या फिर डायबिटीज। तो ये जो आपका प्लेग है ये आपका संचरणीय रोग है, प्लेग। ये पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन होती है? तो शरीर की जो सबसे लंबी पेशी होती है वो सार्टोरियस होती है। डी आंसर हमारा करेक्ट है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका ट्रेंड आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे मजबूत हड्डी या फिर सबसे छोटी हड्डी, लेकिन पेशी बहुत कम पूछा गया है, बट इसके पूछने के चांसेस सब ज्यादा बढ़ रहे हैं। सार्टोरियस, ये सबसे लॉन्गेस्ट मसल बॉडी की कौन होती है? सार्टोरियस। विच डिजीज इज प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ शाल्क वैक्सीन, शाल्क के टीके की सहायता से किस रोग को रोका जा सकता है? तो ये पोलियो को, ठीक है। इसका जो टीका है, जो साल्क वैक्सीन है, इसकी खोज करी थी जोनास साल्क नामक वैज्ञानिक ने, तो उन्हीं के नाम पर ये साल्क वैक्सीन है जो कि पोलियो के रोकथाम के लिए यूज होता है। कुकिंग गैस एलपीजी मेनली कंसिस्ट्स ऑफ, तो रसोई गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो रसोई गैस में मेनली आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जो प्रोपेन है, ब्यूटेन, ये आपका एलपीजी में मुख्य घटक है, राइट। आगे है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन प्लेस टू लोअर कंसंट्रेशन प्लेस इज नोन एज, जो अभी हम बात कर रहे थे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ से हमेशा ये मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि हम लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं। कोई भी चाहता है कि हम भीड़ से किसी ऐसे जगह पर जाएं जहाँ पर कम भीड़ भाड़ हो, और धीरे धीरे क्या होता है फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, मतलब सभी जगह पर एक ही तरह के, मतलब एक ही इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कि सारे जगह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फैल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाने का मॉलिक्यूल्स का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डिफ्यूजन यानी विसरण कहते हैं। और यही जो कारण था परफ्यूम के गंध का हमारी नाक तक पहुंचने का, किसके कारण? विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण। आगे है व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड सो दैट इट में कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, तो वह न्यूनतम तापमान क्या है जिससे ईंधन को गर्म किया जाना चाहिए ताकि वह आग पकड़ सके और जलने लगे? तो इस टेम्परेचर को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, राइट, प्रज्वलन ताप कहते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इग्निशन टेम्परेचर ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे ईंधन को यदि आप गर्म करते हो तो वो आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, सोडियम धातु किसमें संग्रहित किया जाता है? तो ये तो सबको पता है कि सोडियम जो होता है इतना इसका नेचर उग्र किस्म का है कि ये आप पानी तो छोड़ो, वाटर वेपर जो होता है, वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर भी छोड़ो, जो आपका एयर है इसके भी कांटेक्ट में अगर ये आता है तो ये आग पकड़ लेता है। इस वजह से इसको हम लोग केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, मिट्टी के तेल में, राइट। आगे है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 100 हर्ट्ज देन व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसकी समयावधि कितनी होगी? अगेन अब यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है 100 हर्ट्ज, आपको टाइम पीरियड बताना है, तो ये 1/f होता है, 1/100 हो जाएगा। तो अगर 1/100 हो गया तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 0.0 और 1, 0.01, यानी ये पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 0.01 सेकेंड। आगे है अ ग्रुप ऑफ मोर देन 3 एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज डैश आयन, तो एक आवेश वाले 3 से अधिक परमाणुओं के समूह को किस आयन के रूप में जाना जाता है? तो अभी जैसे हमने देखा था नाइट्रोजन जो गैस थी ये डाई एटॉमिक थी, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम थे और ये 2 एटम के साथ अपने आप को स्टेबल महसूस करता है, इस वजह से ये डाई एटॉमिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 एटम के साथ खुश हों, यानी 3 एटम के साथ ये अपने आप को स्टेबल महसूस करते हो, जैसे ओजोन हो गया, तो ये आपका ट्राई एटॉमिक हो गया। लेकिन 3 या फिर इनसे अधिक, ठीक है, इनसे अधिक अगर आपको एटम दिखते हैं तो फिर ये क्या कहलाएंगे? ये आपके पॉली एटॉमिक आयन कहलाएंगे, बहु परमाणु आयन कहलाएंगे। ये आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट्स द शुगर कंटेंट इन द ब्लड, तो ये हम लोग कई बार से देखते हुए आ रहे हैं, जो पैनक्रियाज है
ये जो हमारे शरीर में अंग होता है, क्योंकि इसी में जो एलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर इज एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड डन बाई 3 बोन्स? तो मानव कान के किस भाग में 3 हड्डियों द्वारा की गई ध्वनि का प्रवर्धन होता है, एम्पलीफिकेशन होता है? तो ये हमारे मिडिल ईयर में, मध्य कान में जो 3 हड्डियां हैं, हैमर, एनविल और स्टीरप, उसके कारण अगर आप धीमे भी बोलते हो तो ये उस साउंड को एम्पलीफाई करके ठीक है, एम्पलीफाई करके आपको तेजी से सुनवाती हैं। तो ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं, वही जो 3 हड्डियां हैं, हैमर, एनविल और स्टीरप या स्टेपीज। आगे है लाइमस्टोन चाक। लाइमस्टोन चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। तो चूना पत्थर या चाक या संगमरमर, ये किसके विभिन्न रूप हैं? है तो ये थोड़े अलग अलग ना, चाक आप देखे हो, लाइमस्टोन या मार्बल, बट ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट रूप हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के, मैंने आपको बताया था जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का ट्वाइस, इसको जब आप दीवारों पर लगाते हो इस चूने को, तभी तो ये कुछ देर आप अगर इसको छोड़ देते हो तो एयर के कांटेक्ट में आने के कारण, क्योंकि एयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एयर में भी मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके कांटेक्ट में आने के कारण ये जो आपने चूना लगा करके छोड़ दिया था दीवारों में, ये और भी चमकने लगता है, शाइनी हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है। तो ये क्या बनता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता है, जिसको हम लोग लाइमस्टोन चाक या मार्बल कहते हैं। इसकी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे है विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस? तो मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो ये कान होता है। ये सी आंसर हमारा करेक्ट है। ये हमारा कान होता है जो बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एथेनॉल? इनमें से कौन सा एथेनॉल का उपयोग है? देखिए, एथेनॉल का यूज इनमें से पूछ रहा है किसमें होता है। देखिए, ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है इसमें तो एथेनॉल होता ही होता है, ये आपको पता है। जो कफ सिरप होता है इसमें भी एथेनॉल होता है। इसी वजह से कभी कभी जब सर्दी हो जाती है हमें, तो आपने सुना होगा दोस्त वगैरह कहते हैं कि चलो एक एक पैक लगा लेते हैं, है ना। तो ये जो कफ सिरप है इसमें भी एथेनॉल होता है, और मैन्युफैक्चरिंग जो पेंट्स हैं इनमें भी एथेनॉल होता है। तो ऑल ऑफ दी ऑप्शंस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी में एथेनॉल होता है। विच ऑफ दीज प्लांट इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट? तो इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? तो ये है कैक्टस। कैक्टस ये जो पौधा है एक्चुअली जो रेगिस्तान में पाया जाता है, बहुत ही कांटेदार होता है। मतलब इनमें आप देखोगे कांटे निकले होते हैं काफी सारे। ये इसलिए ताकि यहाँ पर जो पौधों में पानी है, जो जल है, वो वाष्प बन करके उड़े ना। जैसे आपको पता है कि पौधों के जो पत्ते होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होता है, जो पत्तों के रंध्र होते हैं, उनमें से पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है। तो जितना ही ये कांटेदार होगा उतना ही यहाँ से पानी कम उड़ेगा और इसमें पानी स्टोर्ड रहेगा और ये ज्यादा समय तक टिक पाएगा रेगिस्तान में, राइट। इसी वजह से जो कैक्टस पौधा है ये थोड़ा कांटेदार होता है। तो ये आपका जो पौधा है डेजर्ट में पाया जाता है। आगे है हाउ इज द अमीटर कनेक्टेड इन ऑल सर्किट्स टू मेजर करंट फ्लोइंग इन इट? तो जो अमीटर होता है, अमीटर वो किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, राइट। वो किसी भी सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में, ताकि वो करंट को बता पाए कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर जो वोल्ट मीटर होता है, अगर हमको वोल्टेज चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस पूरे टर्मिनल का, तो हम इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाते हैं, राइट। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में यानी समानांतर में, और अमीटर सीरीज में। आगे है द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड? रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, ये डी आंसर हमारा करेक्ट है। प्लाज्मा हमारे पूरे ब्लड में कितना होता है? 55%, राइट। ये जो प्लाज्मा होता है कितना होता है? 55%। बाकी जो 45% आपका है, इसमें आपके सारे के सारे ब्लड कार्बस्क्यूल्स होते हैं, जो कणिकाएं होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये टोटल कितना होता है? 45%। बाकी प्लाज्मा 55% जो लिक्विड पार्ट है। इसमें भी जो आरबीसी होता है वो 44% होता है। बाकी जो आपके डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं ये 1% होते हैं। इवन जो प्लाज्मा है जो 55% है पूरे ब्लड का, इसमें 90 से 92% आपका केवल पानी ही होता है। क्या होता है? वाटर। बाकी जो 8% बच रहा है, 8 से 10%, इसमें आपके क्या होते हैं? मेनली प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। और भी लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ वेस्ट होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, ये सब 8 से 10% में आ जाती हैं। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए इसमें। आगे है टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ एलिमेंट्स डज पोटेशियम बिलोंग? तो एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली मेटल्स, नोबल गैसेस, हाइड्रोजन, किस में आता है पोटेशियम? तो आप जब इसको लिखते हो हली ना करब सल्फर,
तो इसमें जो पोटेशियम आपका आ रहा है ये पहले ही ग्रुप में आ रहा है, और पहले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, जो बेमक्का सरबारा होता है, बेमक्का सरबारा, ये आपका होता है ग्रुप नंबर 2, जिसको हम लोग एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, राइट। और हेलोजन ये आपका 17वां ग्रुप है। उत्कृष्ट गैसेस या नोबल गैसेस ये आपका 18वां ग्रुप है, राइट, 18th ग्रुप है। तो क्षारी धातु आपने देखा दूसरा, और ये एल्कली जो मेटल्स है क्षार धातु, ये आपके पहले हैं, राइट, पहले पहले दूसरे 17वें और 18वें, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है एन अमीटर हैज डैश रेजिस्टेंस सो दैट इट पजेस मैक्सिमम करंट थ्रू इट। तो एक अमीटर में कितना प्रतिरोध होता है जिससे इसके माध्यम में अधिकतम धारा गुजर सकती है। अमीटर में बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा, तभी तो इसमें करंट आसानी से एंटर कर पाएगा। तो अमीटर में बहुत ही कम, वेरी लेस। अगर हम अगर आइडियल की बात करें, आइडियल अमीटर अगर होगा तो ऐसे केस में तो जो करंट होता है वो जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल अमीटर की बात करें तो बहुत ही कम रेजिस्टेंस इसमें होता है। सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ डिजीज ऑफ द लंग। तो इनमें से कौन सा रोग फेफड़े का रोग है, तो ये आपका है ट्यूबरकुलोसिस। ये जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ये आपका फेफड़े का रोग है इनमें से। आगे है इफ अ कॉन्वेक्स लेंस forms a real inverted same size image at 30 cm, then the object is placed dash in front of the lens। तो यदि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर पर एक वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु को लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है, कहाँ पर रखा गया है। देखिए ये केस वही है, लेंस अगर आपका है वो भी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज का इमेज यानी ऑब्जेक्ट के जैसा ही सेम साइज का इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 पर रखते हैं। ये आपका f1 हो गया और इधर आपका ये f2 हो गया, ये आपका 2f2 हो गया। तो आप देखोगे जब यहाँ से जो लाइट ऑफ रेज पैरेलल आती है वो फोकस से होकर के जाएंगी, और जो इस ऑप्टिकल सेंटर से रे होकर के जाती है वो बिना डेविएट हुए आगे चली जाती है, और वो वहां पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, जहां पर ये 2f1 है, और यहीं पर ये इन्वर्टेड इमेज बन जाता है। लेकिन आप देखोगे अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा, तो सेम साइज का इमेज यहीं पर बनता है। अब देखिए यहाँ पर जो बोला है इफ अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज एट 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 सेंटीमीटर पर अगर ये बन रहा है इमेज यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगा पीछे का भी 2f1 तक का, ये भी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, राइट। यानी 2f1 और ये जो आपका 2f2 है, इसका ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर होगा। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है इन सम मशीन्स वाई इज यूजिंग ऑयल एज अ ल्यूब्रिकेंट नॉट एडविजिबल। तो कुछ मशीनों में तेल को स्नेहक के रूप में उपयोग करना उचित क्यों नहीं है या क्यों नहीं माना गया है। अब देखिए वैसे तो जो ऑयल होता है ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है मशीनों में, लेकिन इसके कुछ और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे ऑयल मेक्स द मशीन पार्ट्स एंड द मूवेबल प्लेस डर्टी। तो ये बिल्कुल हो सकता है, जो तेल है अगर आपने ज़्यादा यूज कर दिया, या फिर जो तेल है अगर आपने मशीनों में डाला है तो उसकी वजह से वहाँ पर आप देखोगे गंदगी जम जाती है, क्योंकि वहाँ पर गंदगी जाकर के अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑयल समटाइम्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन। देखिए समटाइम्स, कभी कभी जो ऑयल है ये फ्रिक्शन को बढ़ाने का भी काम करता है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे भी मशीन होते हैं जहां पर अब अगर आपने ऑयल डाला है, जैसे वहां पर कुछ ऐसे वुडन टाइप के हैं मटेरियल, लकड़ी का है अगर वो, तो फ्रिक्शन तब तो बढ़ जाएगा, है ना। समटाइम्स ऑयल्स लीक्स इनटू द पार्ट्स ऑफ द मशीन काजिंग अनडिजायरेबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग। यानी कभी कभी तेल का मशीनों के कुछ हिस्सों से रिसाव हो जाता है, जिससे काम करने की अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। यानी कि अगर ऑयल लीक हो गया तब भी काम करने में दिक्कत हो सकता है। तो ये भी आपका एक कारण है कि हमको लिब्रिकेंट ऑयल ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, या फिर इसका यूज से ये हो सकता है। बाकी है कि ऑयल मेक्स द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स टफ, यानी तेल भागों की गति को कठिन बना देता है। तो केवल ये एक है जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कठिन बनाता है नहीं, क्योंकि जो गति होती है अगर वो लकड़ी का है तब तो इसको कम कर देगा, है ना। अगर वो लोहे का है तब तो गति का कोई दिक्कत नहीं होगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो गति को कठिन कब बनेगा, जब ये लकड़ी का होगा। तो ये सारे के सारे ही केस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन और देना चाहिए था ई को, कि ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि देखिए जो ऑयल है वो जहां पर भी आप मशीनों में दोगे तो उस प्लेस को डर्टी करेगा, राइट।
ये आप देख सकते हो कहीं भी, अगर आप इसको खोजोगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे के सारे ऐसे रीजन हैं जो एडविजिबल हैं कि हम ऑयल का यूज अगर लिब्रिकेंट के रूप में करते हैं तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो फिर मुझे ये सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, राइट। बाकी आप इसका कमेंट करके बताना कि क्या आंसर सही होगा। आगे है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द सॉफ्ट वाटर हैज 0 to 10 मिलीग्राम पर लीटर एच CaCO3, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शीतल जल में कैल्शियम कार्बोनेट 0 से कितने मिलीग्राम प्रति लीटर होता है? तो ये आपका 60 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ WHO के अनुसार जो सॉफ्ट वाटर होता है 0 to 60 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट शीतल जल में, राइट। आगे है, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स रेड कलर शोज अ पीएच ऑफ। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसमें जो रेड कलर होता है वो कितने तक के पीएच वैल्यू को शो करता है? तो ये 0 से 3 जो पीएच वैल्यू होता है उसको शो करता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक, यानी हाई एसिडिक नेचर को शो करता है। ये आपका जो पीएच स्केल है यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिए, और विथ कलर आप देखो जो 0 से 1 2 3 तक है ये लगभग आपका रेडिश कलर दिख रहा है। उसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर पीएच वैल्यू जाता है 4 से 5 के बीच ये येलो कलर हो जाता है, और जब ये न्यूट्रल रहता है थोड़ा तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे कलर का। फिर जैसे ये एसिड बनता जाता है, सॉरी बेस, तो ये ब्लू कलर का होता जाता है, राइट, ब्लू कलर का। और लास्ट में आते आते ये वायलेट या पर्पल कलर का हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 0 से 3 तक क्या है, ये आपका रेड कलर शो करता है जो कि हाईली एसिडिक है। आगे है, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ फ्री फॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। तो मुक्त पतन के दौरान किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है? तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल है ना, उस पर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो मास से इंडिपेंडेंट होता है, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। यानी यहाँ पर मास का कोई काम नहीं होता है ना। कुछ भी अगर आप इसका निकालना चाहते हो तो वहां पर मास का कोई यूज नहीं होगा, ये मास का इंडिपेंडेंट होता है, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉकी बैक्टीरिया? ये जो कॉकस जीवाणु होता है इसका आकार कैसा होता है? तो इसका जो आकार होता है वो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। बी आंसर हमारा करेक्ट है। कॉकस जो है इसका जो शेप होता है वो गोलाकार होता है, कुछ ऐसा आप देख सकते हो। ये जो कॉकी बैक्टीरिया है इनका जो शेप होता है वो गोलाकार होता है, जबकि जो वैसली बैक्टीरिया होती हैं, वैसली बैक्टीरिया, इनका जो शेप होता है वो रॉड शेप्ड होता है, ये ध्यान देना, ठीक है, यानी रॉड के आकार का। और कुछ और भी होते हैं, जैसे आपका जो स्पिरिल्ला होता है, स्पिरिल्ला ये वाला जो आप देख रहे हो, इसका जो शेप है वो कैसा है? तो ये सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरल होते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, विब्रियो, विब्रियो, ये जो बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया, आपने सुना होगा, ये कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा के जैसा इनका आकार होता है, जैसे आप कामा लगाते हो वैसा, है ना। यहाँ पर विब्रियो जो बैक्टीरिया है ये वाले, इनका शेप। तो ये इतनी चीजें आप ध्यान में रखना। कॉकी स्फेरिकल होता है, बैसिली रॉड शेप्ड होता है, और ये जो स्पिरिल्ला है या फिर जो आपका ये स्पाइरोकेटा है, इनका जो आकार होता है वो स्पाइरल होता है, स्पाइरल, राइट। और ये जो बचा आपका विब्रियो, इसका आकार कामा शेप्ड होता है। तो फिलहाल में ये गोलाकार हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि कॉकी बैक्टीरिया था। आगे है, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन? तो कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो अधिकतम ऊर्जा जो प्रदान करता है वो फैट है, वसा, ठीक है। ये जो वसा है या फैट, ये अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। और क्विक एनर्जी कौन प्रदान करता है? क्विक एनर्जी हमको कौन देता है? ये कार्बोहाइड्रेट। जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं इनको अगर हम खाते हैं, जैसे केला हो गया, अगर आप इसको खाते हो तो ये हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है ना। ज्यादा तो नहीं देगा लेकिन इंस्टेंट एनर्जी दे देगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू हर्ट्ज? तो निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट 1/t, टाइम पीरियड है ये, और ये सेकंड होता है इसका यूनिट, तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे है, के शेल इज द डैश एनर्जी लेवल? तो के शेल ऊर्जा स्तर है, तो ये कौन सा ऊर्जा स्तर है, कौन सा एनर्जी लेवल है? तो ये जो आपके न्यूक्लियस है एटम का, उसके बाहर ये जो शेल होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, KLM ऐसे चले जाते हैं। तो जो के शेल है ये आपका पहला, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे है व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड। तो जब किसी अपघटन अभिक्रिया को गर्म करके किया जाता है, सॉरी, जब किसी अपघटन अभिक्रिया को गर्म करके किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें सब में हमको हीट देना ही पड़ता है। चाहे वो आप कैसे दे सकते हो, उसको गर्म करके, है ना, टेम्परेचर बढ़ा करके, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी दे करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट दे करके कर सकते हो, या फिर आप लाइट दे करके कर सकते हो, प्रकाश दे करके कर सकते हो। तो अगर आप गर्म करके कर रहे हो तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट दे करके कर रहे हो तो ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर आप लाइट दे करके, यानी कि सनलाइट दे रहे हो, है ना, सूर्य का प्रकाश, तो ये आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम गर्म करके कर रहे हैं, हीट करके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। द प्यूपिल इज अ पार्ट ऑफ, पुतलियां किसका हिस्सा होती हैं, तो सबको पता है ये तो कि आंखों का हिस्सा होती है। नेत्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉइंटिस इज अ डिजीज ऑफ द, ये जो पीलिया है ये किसका एक रोग है। देखिए, पीलिया में भले ही आपके आंखों का जो कलर होता है वो पीला पड़ने लगता है, जो त्वचा होता है वो पीला पड़ने लगता है, लेकिन ये जो रोग है वो लीवर का रोग है ना, यकृत का रोग है, क्योंकि इसमें यकृत, आपका लीवर जो होता है डैमेज हो जाता है। जब ये डैमेज होता है तभी ये रोग होता है। वैसे होता क्या है कि एक बिलिरुबिन पिगमेंट होता है जो कि जिसका फिल्टर होना होता है आपके लीवर से, ठीक है, लीवर से। ये लीवर ही होता है जो बिलिरुबिन को फिल्टर करता है, क्योंकि ये आरबीसी के टूटने से बनता है। जब आरबीसी टूटता है तो बिलिरुबिन आपका पिगमेंट बनता है, ठीक है, बिलिरुबिन पिगमेंट बनता है, और ये जो है फिल्टर किया जाता है लीवर के थ्रू। लेकिन जब लीवर ही आपका डैमेज है तो फिल्टर कहाँ से होगा, और फिल्टर नहीं होगा तो ये बिलिरुबिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी, और इसके बढ़ने के कारण आपको पीलिया रोग हो जाएगा, और आपकी आंखें और जो आपका स्किन है वो पीला पड़ने लगता है, हल्का पीला। आगे है विच ऑफ दीज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली हैज अ मेटल निडल अटैच्ड टू इट। तो निम्नलिखित में से किस चिकित्सा उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है। तो ये तो काफी मतलब आसान सा सवाल हो गया है। जो आपका स्पैचुला है, या स्टेथोस्कोप है, या थर्मोमेट्री है, या फिर जो सिरिंज है, तो सिरिंज में लगा होता है ना। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन द डैश ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के डैश पर सल्फर और क्लोरीन जैसी धातुएं, अधातुएं पाई जाती हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये किधर पाई जाती हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या जिगजैग या मिडिल। तो मैंने आपको बताया था ये जो जिगजैग लाइन होता है, ये जो जिगजैग लाइन होता है, ये जो आपका जिगजैग लाइन होता है ना, यहीं पर आपके क्या होते हैं, यहीं पर आपके होते हैं मेटलाइट्स, उपधातु, यानी कि बोरॉन। बोल दो ना जरा सिमरन से, ऐसा मैंने बताया था ना, बोल दो ना सिमरन से जरा ऐश्वर्या सब कुछ तेरा पूजा, यानी बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलेनियम, ये आपके मेटलाइट्स उपधातु होते हैं, टोटल 7। और इसके इस साइड पाए जाते हैं मेटल्स, ठीक है। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक्चुअली डिवाइड करते हैं, और इस साइड पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। ये जो नॉन मेटल्स हैं ये किस साइड आपके हैं, ये आपका लेफ्ट साइड या आपका राइट साइड, तो राइट साइड में है। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दाएं पक्ष में जो सल्फर, क्लोरीन पाए जाते हैं नॉन मेटल, ये दाएं साइड में पाए जाते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से कौन एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया है। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, या डाइल्यूशन ऑफ सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो उष्मा शोषी यानी कि ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये आपका है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो जल में अपघटन है ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। एंडोथर्मिक यानी यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर एनर्जी को हमको देना पड़ता है, राइट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट में। बाकी जो आपके हैं सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन, या फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये सब आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो पहला आंसर हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आगे है द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एल्यूमिनियम एटम्स। तो एक एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो कैसे होगा। तो ये तो एल्यूमिनियम का 2, 8, 10, 3, 13 एटॉमिक नंबर होता है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। द प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन इज, तो हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन ये क्या होता है, तो ये आपका ग्लोब्यूलिन होता है। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है ये हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टरलाइज वाउंड्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घाव और
सिरिंज को विसंक्रमित करने के लिए एक रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। तो ये हम करते हैं एथिल एल्कोहल का यूज। एथिल एल्कोहल का यूज हम अस्पतालों में घाव और सिरिंज, ठीक है, इसको विसंक्रमित यानी कि एंटीसेप्टिक बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल, ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हेन एटम्स बॉन्ड टुगेदर केमिकली गैस आर फॉर्म्ड। तो जब परमाणु आपस में रासायनिक बंध बनाते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो ये मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा, है ना। जब एटम्स आपस में रासायनिक बंध बनाएंगे, जैसे कोई भी आपका एटम है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके 4 एटम है, ये आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। ये एटम्स थे, ये जब आपस में कंबाइन हुए तो बॉन्ड हुए एक साथ, तो ये क्या बनाए? ये एक मॉलिक्यूल बना लिए। तो ये सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑल्फैक्टरी एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किसके साथ घ्राण शब्द जुड़ा हुआ है? ये जो ऑल्फैक्टरी है, मैंने आपको कई बार बताया, ऑल्फैक्टरी जैसे ही आप सुनो ये स्मेल से रिलेटेड है, सूंघने से रिलेटेड है। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच मेडिकल टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट स्टोन्स इन द किडनी एंड गॉल ब्लैडर विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग द फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फेटस यहाँ पर है, ठीक है, फेटस। तो वृक्क और पित्ताशय की थैली में पथरी का पता लगाने के लिए ऐसी कौन सी चिकित्सा तकनीकी का उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? तो ये आपका अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये सी आंसर हमारा करेक्ट है। इसका नाम आपने सुना ही होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जाता है पथरी का पता लगाने के लिए, साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच करने के लिए भी। आगे है द फार्मूला ऑफ करंट आई इज डैश अपॉन टाइम। तो ये काफी आसान सा सवाल। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? देखिए क्यू इज इक्वल्स टू होता है आई इंटू टी, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। तो ये चार्ज, ये पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यू अपॉन टाइम ये करंट होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? ये तो काफी आसान सा सवाल, पास्कल। ये बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? ये आपका जो बीट रूट है, रेडिश या फिर टर्निप या फिर कैबेज यानी चुकंदर, मूली, शलजम और पत्ता गोभी, इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जो बीट रूट है, चुकंदर, और जो आपका रेडिश है यानी कि मूली और शलजम, ये सारे के सारे जड़ हैं। इनका जड़ वाला जो पार्ट होता है वो हम खाते हैं। बाकी ये जो कैबेज है, ये जो पत्ता गोभी है, ये आपका क्या है? जड़ नहीं है। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटाजिनियस डिजीज। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो ये आपका अर्थराइटिस, ये जो अर्थराइटिस है, गठिया, ये आपका एक संक्रामक रोग नहीं है। बाकी खसरा, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड ये संक्रामक रोग हैं, ठीक है, संक्रामक रोग हैं। लेकिन ये जो गठिया है, अर्थराइटिस, ये आपका संक्रामक रोग नहीं है, राइट। तो ये रहे आपके आज के 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, राइट। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।